देखो अभी हम देख रहे हैं असाइनमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनरशिप राइट। हम ये एलएलपी का चैप्टर देख रहे हैं और एलएलपी के चैप्टर में असाइनमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनरशिप राइट का मतलब ये है कि हमने ये देखा कि ये कंपनी में बहुत सारे मतलब ये वाले फॉर्म ऑफ बिजनेस में कॉम्बिनेशन है कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होता था, बट यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा हमने कंपनीज एक्ट में देखे थे कि कंपनीज एक्ट में भी शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन शेयर्स का ट्रांसफ़र हो जाना यानी ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो जाना। और शेयर्स पूरे के पूरे मतलब एक शेयर है तो एक शेयर पूरा ट्रांसफ़र होगा, एक शेयर का आधा नहीं होता। यहाँ पे हम आधा अधूरा भी ट्रांसफ़र कर सकते। तो देखो यहाँ पे the right of a partner to a share of the profit and loss of LLP and to receive distribution in accordance with the LLP agreement are transferable either wholly or in part। जो भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता या जो उसका शेयर है वो ट्रांसफ़र कर सकता होली और इन पार्ट। ठीक है, अब होली और इन पार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो या तो पूरा या तो वो अधूरा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता। मैं तुम लोग के लिए अंडरलाइन कर दे रही, तुम लोग भी अपने पास करके रखो। तो ये अंडरलाइन करने का मकसद यहाँ पे ये है कि इससे तुम लोग को याद रखने को की पॉइंट्स ईजी जाएगा सेकेंड थर्ड रीडिंग के लिए। सेकेंड पैराग्राफ वहाँ पे देखो, हाउ एवर सच ट्रांसफ़र of right does not cause either disassociation of the partner or dissolution and winding up of LLP। अगर याद होगा तो पार्टनरशिप के टाइम पे हमने देखे थे कि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का चेंज होता, रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता, कभी कभार डिसोल्यूशन भी हो जाता, वाइंड अप भी हो जाता। और वो पार्टनर अगर वो निकल गया तो फिर वो उस कंपनी से एसोसिएटेड नहीं रहता, वो कंपनी का पार्ट नहीं रहता। यहाँ पे क्या बोल रहा, सच ट्रांसफ़र ऑफ राइट डज नॉट कॉज ईदर डिसएसोसिएशन ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन एंड वाइंड अप। अगर कोई पार्टनर अपना आधा पार्ट या होल पार्ट किसी को ट्रांसफ़र कर रहा, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि कंपनी वाइंड अप हो जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि एलएलपी डिसोल्यूट हो जा रहा, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा कि अब वो पार्टनर जिसने अपना हिस्सा ट्रांसफ़र कर दिया वो एलएलपी का हिस्सा नहीं रहेगा या वो उससे एसोसिएटेड नहीं रहेगा या वो उससे कनेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, हम अपना पार्टनरशिप का राइट रखते हुए भी अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर सकते, ये उसका बोलने का मतलब है। लास्ट पैराग्राफ देखो, सच ट्रांसफ़र ऑफ राइट शैल नॉट बाय इटसेल्फ एंटाइटल द असाइनी और द ट्रांसफरी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द एलएलपी और एक्सेस इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द ट्रांजैक्शन ऑफ एलएलपी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिसको हमने राइट ट्रांसफ़र करे, जिसको हमने शेयर ट्रांसफ़र करे, इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि उसको ट्रांसफ़र करने से उसको राइट मिल जा रहा कि वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सके। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करना नॉर्मल है, बट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं हो रही, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट हो रही। ठीक है, तो सिर्फ बेनिफिट मिलने से वो वहाँ के मैनेजमेंट में और कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये नॉर्मल रूल है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में या उस तरीके का ट्रांसफ़र हुआ हुआ है जिस सिचुएशन में उसने अपने सारे मैनेजमेंट और ओनरशिप राइट्स भी ट्रांसफ़र कर दिए तो उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट है तो फिर वो ये सब राइट्स इन्जॉय नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप क्लियर है, लेकिन इफ़ इन केस इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। अब हम नया उसमें एक टॉपिक देख रहे हैं पार्टनर से हट के, वो है फॉरेन एलएलपी। इसके नाम से ही तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो इंडियन एलएलपी है, लेकिन वो एलएलपी जो फॉरेन में है लेकिन उसका काम इंडिया में है वो फॉरेन एलएलपी हो गया, यानी यहाँ का नहीं है, बाहर का कहीं का है। तो इस सिचुएशन में उस एलएलपी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में क्या होंगे वो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे 59 और रूल 34। सेक्शंस याद नहीं भी रहे तो नो प्रॉब्लम, बट कॉन्सेप्ट याद रखो। अब देखो वहाँ पे, ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फॉरेन एलएलपी आर रिक्वायर्ड टू फाइल प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन विद आरओसी विद इन 30 days ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। जनरल रूल है ये। इसका मतलब ये है कि जो भी फॉरेन एलएलपी है अगर वो इंडिया में अपना कोई काम करना चाह रही तो उसको इंडिया में काम शुरू करने के साथ ही या काम शुरू करने से पहले विद इन 30 days इंडिया में इस्टेब्लिश होने के उसको आरओसी के पास जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने इनकॉर्पोरेशन में देखे थे उनको, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वो सब, उनके टैक्सेशन के लिए नंबर्स एंड ऑल, वो सारी की सारी चीज़ें आरओसी के पास सबमिट करना पड़ता। ठीक है,
अब सेकंड पॉइंट देखो उसके अंदर, एनी अल्टरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ओवरसी प्रिंसिपल ऑफिस एड्रेस एंड पार्टनर ऑफ फॉरेन। तो अब उनको कोई भी अल्टरेशन है या कुछ भी है तो वो भी उनको आरओसी के पास उसके अंदर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल ऑफिस कहाँ है उनका, उनका हेड ऑफिस कहाँ है, और पार्टनर्स फॉरेन में कौन कौन से, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी उनको सबमिट करना पड़ेगा। LLP आर रिक्वायर्ड टू बी filed with the ROC in the prescribed form within 60 days of the closure of financial year। LLP रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, फाइल करने का जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है और जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, जो भी इंस्ट्रक्टेड है, उनको फाइल करना है आरओसी के पास विदिन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऊपर हमने क्या देखे थे, देखो आरओसी को हम जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है, जब हम नए बन के आ रही है कंपनी में, या हम नया कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में, या हम इंडिया में अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस बना रहे, तो उस सिचुएशन में इंडिया में आते के साथ ही, इस्टेब्लिश होते के साथ ही हमको 30 डेज़ में इन्फॉर्म करना था कि अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, हमारे वर्क है, हमारे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब के सब हमको फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास विदिन 60 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड रिपोर्ट जो है, हम साल भर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सब का सब उनको विदिन 60 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये पॉइंट एनी अल्टरेशन वाला देखो, एनी अल्टरेशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन LLP ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द ROC इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विदिन 30 डेज ऑफ अल्टरेशन। अगर हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स में, हमारे सर्टिफिकेट में, हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस में किसी भी तरीके के चेंजेस किए, तो वो चेंजेस हमको 30 डेज़ के अंदर अंदर, वो अल्टरेशंस के 30 डेज़ के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट देख लो, Foreign LLP ceasing to have a place of business in India are required to give notice to ROC in the prescribed form within 30 days of its intention to close the place of business, and from the date of such notice the obligation of foreign LLP to file any document with the ROC shall cease, provided it has no other place of business in India and it has filed all the documents due for filing as on the date of the notice। इसमें जितना मैंने लाइन अंडरलाइन करी है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी इतना याद रखने का कुछ नहीं है। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर LLP, फॉरेन LLP बंद होके जा रही, तो बंद होने के टाइम पे, जिस दिन वो बंद होना चाह रही, उस टाइम पे जो उसका डिसीजन रहेगा, तो उसने 30 डेज़ के अंदर अंदर, उसके इंटेंशन बिज़नेस बंद करने के जब भी रहेंगे, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आरओसी को बता देना चाहिए कि हम लोग अब यहाँ से जा रहे, या हम ये बंद कर दे रहे, हम ये बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे, और हमारा इंडिया में कहीं और कोई ब्रांच नहीं है, और जो भी उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो एंड तक के ऑडिटेड, जो भी उनको ऑडिट कराना था, या उनको ड्यूज़ भरना था, उनको टैक्सेस भरना था, तो जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ थी वो क्लियर करते हुए उनको नोटिस देना है। ठीक है, बिना बताए वो बंद नहीं कर सकते, उनको आरओसी को इन्फॉर्म करके बंद करना है। ठीक है, फॉरेन LLP के लिए ये शॉर्ट में यहाँ पे इतना था। मॉड्यूल में और डिटेल में सारे पॉइंट्स जितने मैंने बताई, बट तुम लोग को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख के लिखने के लिए इतना काफ़ी है। अगर चाहो, टाइम मिला तो एक रीडिंग कर लेना पूरे टॉपिक्स का मॉड्यूल में से, अदरवाइज़ नेसेसरी नहीं है। कंपनीज़ एक्ट की ज़रूरत नहीं है मॉड्यूल में से पढ़ने का, जितना मैंने बताई उतना काफ़ी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है तो पढ़ सकते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मॉड्यूल में एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे हैं। जो भी हमने इतने ऑनलाइन वीडियोस देखे, मतलब ऑनलाइन वीडियोस पे हमने जो भी पढ़ाई करे, तो वो सब तुम लोग अगर मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो एग्जांपल्स वगैरह के लिए अच्छा है, तुम पढ़ सकते हो। टाइम मिला तो एक रीडिंग दे देना, ये भी अगर टाइम मिला तो एक रीडिंग दे दो। बट कंपैरेटिवली तुम्हारे दूसरे जो टॉपिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये सब मिला के इसका वेटेज उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको पढ़ो मत। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही इसमें वेटेज कम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं ये वाले एक्ट की, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP। कौन से ऐसे कंपनीज़ है जो LLP में कन्वर्ट हो सकते और वाइस वर्सा, कि LLP इनमें कन्वर्ट हो सकती है और वो LLP में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये हम देखेंगे अभी, ये मैंने बहुत शॉर्ट में तुम लोग के लिए निकाली।
मॉड्यूल में बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है, बट मैंने शॉर्ट में लिखी यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तुमको याद रखने के लिए मैंने उतना ही यहाँ पे लिखी। तुम चाहे तो इसकी डिटेल्स मॉड्यूल में से पढ़ सकते और अपने ओन वर्ड्स में भी इसको थोड़ा और ऐड कर सकते। ठीक है, अब ये सेक्शन 55 to 58 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्केड्यूल में ये सब चीज़ें दी हुई है कन्वर्जन से रिलेटेड। GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑन May 22, 2009 notified provisions relating to conversion of a partnership firm as defined under the Indian Partnership Act 1932 into LLP। और यहाँ पे एक एक कंपनी के बारे में दिया हुआ है। तो एक सिंपल वर्ड्स में पार्टनरशिप फर्म जो है, जो हमने इससे पहले वाले उसमें देखे थे, तो वो LLP पे कन्वर्ट हो सकती है। और कैसे कन्वर्ट होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो हमारे कंपनीज एक्ट के टाइम पे हमने पढ़े थे, प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी भी LLP बन सकती, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी LLP बन सकती। पब्लिक कंपनी यानी जो पब्लिक से पैसे लेती, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं करती अपने शेयर्स और पैसे कलेक्ट करने के लिए, उसको हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बोलेंगे। तो ये 3 टाइप ऑफ कंपनीज LLP में कन्वर्ट हो सकते एंड वाइस वर्सा है। ठीक है, अब ये दिया हुआ कहाँ है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्केड्यूल टू LLP एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू LLP। और ये सब ये रिपीटेड है मेरे ख्याल से, ऊपर सेक्शन में दिया हुआ था, ये फिर से मैंने रिपीटेड डाल दी। अब एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन क्या है, कब वो कन्वर्ट होने के लिए एलिजिबल है? फर्म इनटू LLP यानी एक पार्टनरशिप LLP में कब हो सकती? फर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू LLP इफ़ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम द पार्टनर्स ऑफ LLP एंड नो वन एल्स। सिर्फ पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म के थे वही LLP के पार्टनर बन रहे, बाहर वाले नहीं बन रहे, तो वो LLP में कन्वर्ट हो सकता। ठीक है, कंपनी कब हो सकती? कंपनी इंटू LLP कब बन सकते? तो प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ there is no security interest in the asset subsisting or in force at the time of application for conversion. Second, all the shareholders of the company become partners of LLP and no one else. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि वहाँ पे कोई भी हमारे लाइबिलिटीज़ ड्यू नहीं है, या हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एसेट्स सबसिस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे एसेट्स है उसमें लोगों की सिक्योरिटीज़ नहीं है, जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसी और का चार्ज नहीं है, किसी और का राइट नहीं है, किसी और का को बिलोंग नहीं करता हो, सिर्फ हमारे फर्म का विदाउट डेप्ट है, हमारे एसेट्स सिर्फ हमारे हैं। इस सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकते। दूसरा, जितने हमारे शेयर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी के जितने भी थे, 200 जितने थे, या हमारे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के जितने भी मेंबर्स थे, उतने ही लोगों के साथ हम कन्वर्ट होंगे, उसमें लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कन्वर्जन क्राइटेरिया, ये सिंपल वर्ड्स में मैंने डिफ़ाइन करी। अब इसमें एक बेसिक प्रोसीजर जो है कि ये फॉर्म भरना पड़ेगा और इतना ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा, फिर इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो डिटेल पॉइंट्स थे ये मैंने यहाँ पे स्किप करी पढ़ाते टाइम, बिकॉज मेरे को लगा उतना कंटेंट याद रखना मुश्किल होगा पूरे चैप्टर के लिए तुम लोग को, पूरे सिलेबस में। बट एक रीडिंग अगर तुम करना चाहो तो तुम मॉड्यूल में से रीडिंग कर लो, ताकि एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट्स तुम दिल से वहाँ पे ऐड कर सकना। ठीक है, मतलब तुम उसको एक्सप्लेन कर सकना, कुछ पॉइंट्स तो भी तुमको याद आ गए तो, क्योंकि इंस्टीट्यूट को हम ये चैलेंज नहीं कर सकते कि ये आएगा और ये नहीं आएगा, और जितना आ सकता तो वो सिलेबस बहुत वास्ट है, फिर तुम लोग को पढ़ने के लिए उतना याद रहना, इसलिए मैंने यहाँ पे वो पूरी डिटेल प्रोसीजर नहीं ली। बट एक बार मॉड्यूल से रीड कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलो, मैं उसके ऊपर भी तुमको पढ़ा दूँगी। ठीक है, बट एक बार रीड कर लेना उसको, सिर्फ जस्ट इन केस सेफ साइड अगर आ गया तो तुम लोग को मार्क्स मिस नहीं होना। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इधर, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्शन। अब हम कन्वर्ट तो हो रहे, ठीक है, LLP में या उसमें हम कन्वर्ट हो रहे, तो वो कन्वर्जन का कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दी, जो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, बस एक्स्ट्रा के लिए मैं वो बोल रही। तो अब यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट हो रहे या हम कन्वर्जन करें तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और क्या क्या चीज़ें है उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो फर्स्ट पॉइंट रजिस्ट्रेशन का। अब the registrar on satisfying that a firm, private company or an unlisted public company, as the case may be, has complied with the provisions of the various schedule। ठीक है,
कंप्लाइड विद वेरियस स्केड्यूल्स, जो मतलब है यहाँ पे कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे उसको पूरा फुलफिल कर दिए कन्वर्जन के लिए। रजिस्ट्रार ये चेक कर रहा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्केड्यूल के हिसाब से बताया हुआ है वो कंप्लाई हो रहे यानी पूरे हो रहे। प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, रजिस्टर द डॉक्यूमेंट इशूइंग, तो वो क्या करेंगे, रजिस्टर द डॉक्यूमेंट इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म एज द रजिस्ट्रार में डिटरमाइन, स्टेटिंग दैट द LLP इज ऑन एंड फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड द सर्टिफिकेट रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। मेरी रीडिंग फास्ट हो गई होंगी, लेकिन इसका सिंपल से मतलब ये है कि अगर हमने सारे प्रोविजंस और रूल्स जो बताए हुए हैं वो कंप्लाई कर लिए तो हमको इश्यू होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार की तरफ से। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को। अब ये सेकेंड पॉइंट देखो, LLP शैल विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ registration inform the concerned registrar of firm or register of companies as the case may be with which it was registered under the previous under the provision of the Partnership Act या Companies Act as the case may be about the conversion of the particulars of the LLP in such form and manner as may be prescribed। जैसे ही हमने LLP के नाम से अपने आप को रजिस्टर कर लिए पूरे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, तो हमको हमारे पुराने जो रजिस्ट्रार थे, यानी अगर हम कंपनीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड थे तो कंपनीज़ एक्ट का रजिस्ट्रार, और अगर हम पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड थे तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रार, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अब हम नो लॉन्गर ये वाले पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिज़नेस में काम कर रहे बट कि अब हम कन्वर्ट हो गए, तो उनको इन्फॉर्म करना हमारा ज़रूरी है। लेकिन कितने दिन में, 15 दिन में, वो मैंने स्पेसिफिक हाईलाइट करी, वो याद रखो। थर्ड पॉइंट देखो, अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी or unlisted public company as the case may be, the LLP to which such firm or such company has converted and the partners of the LLP shall be bound by the provision of various schedules as the case may be applicable to them। ये अलग से बताने का पॉइंट नहीं था, लेकिन अब स्केड्यूल में लिखा हुआ है तो मैं भी बता रही कि जब हम कन्वर्ट हो जा रहे तो जो हमारा फर्म है, शेयर होल्डर्स है, या हमारे जो भी फॉर्म ऑफ बिज़नेस से हम LLP पे कन्वर्ट हो रहे, तो कन्वर्ट होते के टाइम पे हम पूरे पार्टनर्स को भी बताएंगे कि हमारे स्केड्यूल के हिसाब से अब रूल्स एंड रेगुलेशंस और लाइबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, हमको पार्टनर्स को बताना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं और अब हमारी सिचुएशंस क्या रहेंगी, स्केड्यूल के हिसाब से हमारे पे क्या एप्लीकेबल है और क्या एप्लीकेबल नहीं है, हम कितना बाउंड हो रहे एक दूसरे के साथ ये कंपनी में, ये सब चीज़ें वहाँ पे बताना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट देखो, अपॉन सच कन्वर्जन ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन शैल बी सच एज स्पेसिफाइड इन द वेरियस स्केड्यूल एज द केस में बी। जैसे ही हम कन्वर्ट हो रहे तो हम कन्वर्ट होने के साथ ही जैसे ही हमको सर्टिफिकेट मिल जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे हम उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे जैसा स्केड्यूल्स में लिखा हुआ है LLP के एक्ट के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और के, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ LLP। ये अगर तुम लोग को याद होगा तो ये सारी चीज़ें ना कंपनीज़ एक्ट में कंपनी से रिलेटेड आती, तो ये वन ऑफ द कंपनीज़ एक्ट का फीचर है। पार्टनरशिप में कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट मुश्किल है, रिकन्स्ट्रक्शन पार्टनर के छोड़ने और आने पे होते रहता। ठीक है, अभी देखो वहाँ पे मैं रीड करके एक एक पॉइंट समझा रही, बिकॉज तुम लोग को भी रीडिंग में भी थोड़ा बहुत याद रहना बोलकर। तो देखो सेक्शन 60 में ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, प्रोविजंस हैव बीन मेड इन LLP एक्ट फॉर अलाउइंग अ कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड एमलगमेशन। सेक्शन 60 में प्रोविज़न दिया हुआ है, यानी ऑप्शन दिया हुआ है LLP को कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते या अरेंजमेंट कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कोई और कंपनीज़ के साथ एमलगमेट हो सकते, यानी मिल सकते, मिला के काम कर सकते। मर्जर यानी पार्टनरशिप बन सकती। तो किस तरीके की पार्टनरशिप, यानी दो कंपनीज़ की पार्टनरशिप। ठीक है, दो कंपनीज़ 2 से 1 हो रहे, या दो कंपनीज़ मिल के अपने अपने नाम ऐड करके अपनी आइडेंटिटी के साथ वहाँ पे काम कर रहे, तो इसको मर्जर एंड एमलगमेशन बोलते। देखा जाए तो इसका एक सिंपल मीनिंग यही है कि 2 से वो एक कंपनी बन रहे, बट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वो कैसा यूज़ करते उससे ये वर्ड्स डिफरेंट होते। अभी उन वर्ड्स की डिटेल में ज़रूरत नहीं जानने की, लेकिन अगर जाना है तो मेरे को बताना, मैं समझा दूँगी। ठीक है,
तब यहाँ पे ये प्रोविज़न दिया हुआ है। तब कॉम्प्रोमाइज़ और सेकंड वाला पॉइंट देखो, कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट कैन बी बिटवीन एलएलपी एंड इट्स क्रेडिटर्स और बिटवीन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स if majority representing 3/4 in value of creditors or partners at the meeting agree to compromise or arrange shall, if sanctioned by National Company Law Tribunal, be binding on the creditors, all the partners and LLP. NCLT यानी National Company Law Tribunal to pass order subject to disclosure of all material fact, latest financial position and pendency of investigation proceedings. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले हम किस किस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट कर सकते, तो किसके साथ कर सकते, बिटवीन कैन बी बिटवीन एलएलपी एंड इट्स क्रेडिटर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट कर सकते, या एलएलपी और उसके पार्टनर्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट कर सकते। बट उसमें और एक चीज़ क्या है, इफ़ मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और पार्टनर्स एट द मीटिंग एग्री टू कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, और सैंक्शन हो रहा ये एनसीएलटी से, यानी जितना भी है हमारे पास मेजॉरिटी, उसमें से 3/4 वैल्यू वाले हमारे क्रेडिटर्स या पार्टनर्स मीटिंग पे एग्री कर रही है कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट के लिए, और एनएलसीएलटी इसको अप्रूव भी कर रहा, उस सिचुएशन में हम ये कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट कर सकते, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा कि कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट करने के टाइम पे हमको पूरे डिटेल लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हमारा इन्वेस्टिगेशन जो भी था, अगर एनसीएलटी ने हम पे कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके डिटेल्स ये सारी की सारी एनसीएलटी के पास हमको देना पड़ेगा, डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा स्पेसिफिकली मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी है बताना कि ये कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में हमने क्या क्या वहाँ पे यूज़ करे हुए। ठीक है, अब NCLT order shall be filed with the ROC within 30 days in order to be effective. In case of scheme of the amalgamation, NCLT shall pass order only on receipt of report from ROC that the affairs of the LLP have not been conducted in the manner prejudicial to the interest of the partners or public. अब अगर हम वहाँ पे जो भी कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट या मर्जर या एक्विजिशन, इस सिचुएशन में हमको आरओसी को 30 डेज़ के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है। ठीक है, जो भी एनसीएलटी का हमको ऑर्डर मिला कि हम कन्वर्ट कर रहे नहीं कर रहे, तो हमको आरओसी को बताना है कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट के बारे में। दूसरा, अगर हम एमलगमेशन कर रहे, यानी 2 कंपनीज़ मिलके एक हो रहे, उस सिचुएशन में एनएलसी का जो ऑर्डर है वो हमको आरओसी को बताने के साथ साथ ये भी बताना पड़ता है कि ये कन्वर्जन जो है आरओसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि अभी तक जितना भी डीलिंग हम कर रहे थे दोनों भी कंपनीज़, तो उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं था, या उसमें किसी का इंटरेस्ट का नुकसान नहीं हो रहा, या उसमें पार्टनर्स या किसी का भी कोई नुकसान, या अननोइंगली उनको हम उनके इंटरेस्ट को या उनके राइट को या उनके प्रॉफिट को हम हैम्पर नहीं कर रहे, नुकसान नहीं पहुँचा रहे। ठीक है, अब लास्ट पार्ट तुम्हारे ये चैप्टर का, ये लास्ट टॉपिक और लास्ट चीज़ है तुम्हारे चैप्टर की, क्लोजिंग ऑफ एलएलपी। बंद हो जा रहा, चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है और साथ में एलएलपी भी अगर बंद हो रहा तो प्रोविजंस क्या है। अगेन मैं फिर से एक बार बोल रही, ये जो वाइंड अप और क्लोजिंग ऑफ एलएलपी ये तुम्हारे मॉड्यूल में बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है, यानी यहाँ पे बहुत शॉर्ट मिली। तुमको देखना है तो तुम डिटेल में देखो, बट इतना अगर तुम याद रख रहे तो समझने और याद रखने के लिए काफ़ी है। तुम इसमें थोड़ा एलॉबरेट करके अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते, प्रोविज़न और स्टेप्स तुम एक बार रीड करना चाहे तो कर सकते। अब यहाँ पे ये देखो, क्लोजिंग ऑफ एलएलपी। In case the LLP wants to close its business or where it is not carrying on any business operation, it can make an application to the registrar of companies for declaring the company as defunct and removing the name of LLP from its registrar. अगर वहाँ पे कंपनी काम नहीं कर पा रही, या वो काफ़ी टाइम से उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, या वो वहाँ पे कैरी करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कभी भी जब चाहे जब बोल सकती है, उसको एप्लीकेशन दे सकती है और बोल सकती कि अब मेरा नाम आप एलएलपी के रजिस्ट्रार से रिमूव कर दो। लेकिन अब उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और है, देयर शुड हैव बीन नो लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग और ऑब्लिगेशन सबसिस्टिंग ऑन द पार्ट ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। सिंपल सी चीज़ हम बंद कर रहे लेकिन लोगों का कर्जा लेके भाग रहे, तो वो चीज़ अलाउ थोड़ी होगा।
तो अगर हमारे पास लाइबिलिटी है तो हमको लाइबिलिटीज़ क्लियर करना पड़ेगा, चाहे एलएलपी की लाइबिलिटी है या चाहे पार्टनर ने कोई ट्रांजैक्शन में लाइबिलिटी क्रिएट करे, तो वो सारे लाइबिलिटीज़ क्लियर करना पड़ेगा। फिर थर्ड वहाँ पे उसके बाद वाला पॉइंट देखो, देयर शुड बी नो लेगिटेशन पेंडिंग फॉर और अगेंस्ट एलएलपी। इसका मतलब हमारे ऊपर कोई फाइन्स है, कोई केसेस है जो हम कंपनी के नाम पे चल रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हुए और हमने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करे, तो अगर वैसा है भी तो नहीं चलेगा, हमको वो सब के सब पहले क्लियर करना पड़ेगा। लास्ट पैराग्राफ देखो उसका, द एसेट्स ऑफ एलएलपी शैल बी मेड अवेलेबल फॉर द पेमेंट और डिस्चार्ज ऑफ ऑल इट्स लाइबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशन इवन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर रिमूविंग द नेम ऑफ एलएलपी फ्रॉम द रजिस्टर। हमारा नाम आरओसी से निकल भी गया तब भी हमारे जो एसेट्स है एलएलपी के वो इस्तेमाल होंगे लाइबिलिटीज़ क्लियर करने के, यानी लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस यूज़ होगा। एक फर्म, एक कंपनी जो लिक्विडेट होती, तुम लोगों ने अकाउंटिंग में भी पढ़े हुए होंगे वो चीज़, तो वही सारे स्टेप्स यहाँ पे भी है। कंपनीज एक्ट में भी सेम स्टेप्स है, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं ये, तो कई जगह रिपीटेड होता है इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफिकली डिटेल में नहीं दी। तो जब हम रिमूव कर रहे या हम बंद कर रहे या हम क्लोज़ कर रहे, तो स्टेप्स में हमारे एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या होता, हम किस किस को पहले पेमेंट्स देते, फिर प्रॉफिट शेयरिंग क्या होंगी या जो बचा हुआ है वो लाइबिलिटीज़ क्लियर आउट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, ऊपर का जो देखे हमने वो भी वॉलेंट्री वाइंड अप हो रहा था, बट क्यों हो रहा था, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे वॉलेंट्री यानी काम कर रहे होंगे बट स्टिल हम बंद करना चाह रहे, द पार्टनर्स में बिटवीन देमसेल्फ डिसाइड टू स्टॉप एंड वाउंड अप द ऑपरेशन ऑफ द एलएलपी। तो अगर इन्होंने डिसाइड कर लिए तो इनके डिसीजन के हिसाब से भी वहाँ पे कंपनी बंद हो सकती, और अगर यहाँ पे इनके डिसीजन से भी कंपनी बंद हो रही तो वापस से ये ऊपर का क्लोजिंग ऑफ एलएलपी वाले स्टेप्स वापस से आएंगे। कंपलसरी वाइंडिंग अप, एलएलपी में कंपलसरीली वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब कंपलसरी वाइंड अप का मतलब क्या है, जैसे एनसीएलटी वगैरह है तो उनके पास कोई केस गया, कोई फ्रॉड का केस गया या कोई ऐसा वहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट हो गया जो एलएलपी को नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे या किसी का इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा, या वहाँ पे उनकी पनिशमेंट ये है कि अब वो एलएलपी नहीं कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ऑर्डर और सर्कमस्टांसेस दोनों ऐसे है कि जिसकी वजह से उनको बंद करना पड़ता कंपलसरीली। अब वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है, वो मॉड्यूल में दिए हुए भी है, बट एक जनरल अगर वहाँ पे एनसीएलटी या जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट, जो कंपनीज के केसेस के लिए कोर्ट रहता है वो कोर्ट, या वहाँ पे आरओसी की कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी नहीं करे जिसके पनिशमेंट में वाउंड अप होना है, ये ऑडिट की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ भी सर्कमस्टांसेस में, तो वहाँ पे उनके ऑर्डर पे भले ही हमारी इच्छा नहीं है तो भी हम वाउंड अप कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ पे तुम लोग का एलएलपी का चैप्टर एंड हो गया। अब हम बिज़नेस एथिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार बिज़नेस एथिक्स हो गया तो तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 75 मार्क्स का पूरा वेटेज वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया। मैं सजेस्ट ये करूँगी बिज़नेस एथिक्स होने के बाद जितना हमारा हुआ वही बार बार पढ़ लो, मॉड्यूल की भी एक बार रीडिंग कर लो, उसको परफेक्टली याद कर लो, और उसके बाद फिर हम इंडस्ट्रियल एक्ट पे जाएंगे। मैं वीडियोस अपलोड कर दूँगी इंडस्ट्रियल एक्ट के इम्पॉर्टेंट सेक्शन का, बट तुम लोग उस पर पढ़ने के ऊपर फोकस मत करो, पहले ये वाला बाय हार्ट और अच्छे से परफेक्टली कर लो। दूसरा, जितने भी मैंने तुमको डॉक्यूमेंट्स दी, तुम्हारे पास शीट्स भी जो पहले क्लास में मिलते थे, और साथ ही जो मैंने वीडियोस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को फॉरवर्ड करी, तो स्कैनर में से जितने भी प्रीवियस ये टॉपिक पे से मिले हुए क्वेश्चंस है वो चैप्टर के एंड में अपने पास डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट करते चले जाओ या टाइप कर लो, और उसको एक जगह कंपाइल करो, और देखो कि वो क्वेश्चंस तुम लोग कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हो, और नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे तो किधर डिफ़िकल्टी आ रही है अटैम्प्ट करने में, तो फिर मैं वो तुम लोग के क्लियर करूँगी। इस तरीके से तुम्हारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 100% होंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।